नमस्कार साथियों। आइए साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह पाए गए आवेदकों की काउंसलिंग के लिए निर्देशिका जारी कर दी गई है। आइए हम जानेंगे इस निर्देशिका के आधार पर प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो पात्र पाए गए आवेदक हैं उनकी काउंसलिंग किस तरह की जाएगी, किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। आइए हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ दिया गया है, इन निर्देशिका को हम विस्तार से समझ लेते हैं, इसके आधार पर हम जानेंगे। देखिए दिया है, इसका पहला पॉइंट है, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 तथा इस नियम में समय समय पर किए गए संशोधन भर्ती नियम 2018 उल्लेखित किया गया है में उल्लेखित प्रावधानों तथा समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की गई है। यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक दिया गया है दिनांक 29/9/2022 के आधार पर की जाएगी। तो इस प्रकार से हम जानेंगे कि यहाँ प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में जो आयोजित हुई थी उसमें जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी है उनके लिए स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक के सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की गई है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से नियुक्ति प्रक्रिया की जाएगी। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताएँ क्या हैं, देखिए। भर्ती नियम 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। प्राथमिक शिक्षक के भर्ती नियम 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित योग्यता अभ्यर्थियों को धारित करना अनिवार्य होगा। पहला है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा 2021-22 निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो। तो हमने जो पात्रता परीक्षा प्राथमिक शिक्षक की जो उत्तीर्ण किया है उसकी अंकसूची या उसका रिजल्ट होना चाहिए। इसके बाद है, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष। तो देखिए यहाँ पर कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अर्थात 12वीं की जो परीक्षा है उत्तीर्ण की हो और साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा स्नातक बीएड जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं इनके लिए यहाँ स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि यहाँ इसके लिए नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा, किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम अर्थात ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी प्रकार से दिया गया है, देखिए, कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अभ्यर्थियों के लिए जो नियम दिए गए हैं
योग्यता के संबंध में जो नियम दिए गए हैं इसका आप अध्ययन कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से यहाँ दिया गया है। यहाँ देखिए महत्वपूर्ण टिप दी गई है। नोट: आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हतकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार से संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक के संबंध में संस्कृत साहित्य, व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड से उत्तर मध्यम न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक योग्यता में डीएलएड या बीएड उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। विज्ञापन दिनांक को अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। यहाँ आयु सीमा दी गई है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु इस प्रकार से यहाँ पर दी गई है। पुरुष वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए अधिकतम आयु और आयु में जो छूट दी गई है इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ दिया है अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया हो, उनकी अधिकतम आयु सीमा इस प्रकार से यहाँ दिया गया है। देखिए अतिथि शिक्षक के लिए आयु सीमा में यहाँ छूट दी गई है। पुरुष आवेदक के लिए, अनारक्षित के लिए 52 वर्ष, महिला के लिए देखिए 57 वर्ष। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दिया है पुरुष महिला मध्य प्रदेश के अनारक्षित वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए इस प्रकार से आयु सीमा में छूट यहाँ दिया गया है। इसके बाद है न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना दिनांक 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश के मूल अतः या स्थानीय निवासी को ही कंडिका 4.2 के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद है उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्य प्रदेश शासन निगम मंडल के कर्मचारी हैं या रह चुके हैं, अधिकतम आयु सीमा में छूट मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित प्रावधान अनुसार होगी। इसके बाद है अगला पॉइंट, ऐसे उम्मीदवार को जो भूतपूर्व सैनिक हो की आयु का निर्धारण मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम के अनुसार होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आयु सीमा के बारे में भी दिया गया है। देखिए इसके बाद है आरक्षण। मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के उपबंधों सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अधिसूचना क्रमांक इस प्रकार से यहाँ दिया गया है। दिनांक 19 सितंबर 2002 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेश के अनुकरण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों और अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित किए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार से देखिए दिया है रिक्त पद के प्रत्येक प्रवर्ग या उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के लिए निम्नानुसार क्षैतिज आरक्षण है। देखिए महिलाओं के लिए 50% पद, एक महिला के लिए, 2 भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10%। तीसरा पॉइंट है शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के लिए 25% रिक्तियाँ आरक्षित की जाएंगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया हो। इसके बाद है परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। इसके बाद है दिव्यांगजनों के लिए दिया गया है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के अनुसार 6% पदों का आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के लिए 1.5% की सीमा
में निम्न अनुसार है, दृष्टिबाधित और कम दृष्टि के लिए। इस प्रकार से यहाँ दिया गया है, देखिए। इसके बाद है अगला पॉइंट है, समस्त अंग सूची उपाधि शैक्षणिक एवं व्यावसायिक मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिविहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे, यदि यह दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थियों का होगा। इसके बाद है आरक्षण तथा आयु सीमा संबंधी छूट मध्य प्रदेश के मूल या स्थानीय निवासियों को ही देय होगी। अब दिया है अगला पॉइंट, परीक्षा अवधि एवं वेतन। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 तथा इस नियम की संशोधित अधिसूचना दिनांक 24/12/2019 के अंतर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार होगा। अगला है, देखिए, निरर्हताएँ। इसके अंतर्गत पॉइंट दिए गए हैं, यदि वह भारत का नागरिक एवं नेपाल या भूटान की प्रजा नहीं हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अर्हताएँ दी गई हैं इसे आप देख लेंगे। देखिए यहाँ दिया है, कोई भी अभ्यर्थी जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें से एक का जन्म दिनांक 26/1/2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। देखिए यहाँ पर संतान जिसमें 2 से अधिक संतान है उसके लिए भी यहाँ पर नियम दिया गया है, परंतु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव दिनांक 26/1/2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, जिसमें 2 या 2 से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं होगा। इसके बाद है, किसी अभ्यर्थी की ओर से अपने अभ्यर्थता के लिए किसी भी साधन से समर्थन प्राप्त करने के किसी भी प्रयास को शासन द्वारा चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हता माना जा सकेगा। इसके बाद है योग्यता सह चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया। तो आइए देखते हैं चयन सूची किस प्रकार से तैयार की जाएगी। यह प्रक्रिया विभाग के आदेश क्रमांक दिनांक 28/8/2018 में संशोधन पत्र क्रमांक दिया गया है दिनांक 29/9/2022 के आधार पर की जाएगी, जिसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची में सबसे ऊपर दर्शाया जाएगा और इसके बाद अन्य नाम आरोही क्रम में दर्शाए जाएंगे। इसी प्रकार से दिया है, अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे ऑनलाइन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के पूर्व समस्त आवश्यक अधिनियम नियम तथा अद्यतन निर्देशों का अध्ययन कर लें। समस्त अभिलेख MP ऑनलाइन के पोर्टल trcmponline.go.in पर उपलब्ध हैं। इसके बाद है प्रक्रिया शुल्क, प्रोसेसिंग फीस यहाँ दिया गया है। अन्य अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये प्रोसेसिंग फीस है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन के लिए एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 150 रुपये प्रोसेसिंग फीस है। यह शुल्क प्रतिदेय होगी। इसके बाद अगला है, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में जिज्ञासा समस्या के समाधान के लिए MP ऑनलाइन के कॉल सेंटर, ये जो नंबर दिया है, पर समय प्रातः 8 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक संपर्क करना होगा। इसके बाद है भर्ती प्रक्रिया के चरण। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ है कि भर्ती प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण चरण है, किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। देखते हैं। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है, पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में निर्धारित दिवस या सत्र में कार्य किया हो, वे अपनी प्रविष्टि MP ऑनलाइन पोर्टल पर करेंगे। अतिथि श्रेणी में
होने की पुष्टि या सत्यापन करते हुए अभ्यर्थी अतिथि श्रेणी के सामने यस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो अभ्यर्थी इस श्रेणी में नहीं आते हैं उनसे इस चरण में कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक हैं जिन्होंने 3 वर्ष या 200 दिवस पूर्ण कर लिया है, उन्हें एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर अतिथि श्रेणी के सामने यस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देखिए इसकी कार्रवाई भी आपको पूर्ण करनी है। इसके बाद दिया है तदुपरांत राज्य स्तर से एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर कट ऑफ तय कर मेरिट क्रम में दस्तावेज अपलोड करने हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। यह सूची पश्चातवर्ती तिथियों में विहित प्रक्रिया के आधार पर संबंधितों के दस्तावेजों के सत्यापन तथा रिक्त पदों की संख्या के अध्ययन होगी। सूची में नाम सम्मिलित होने के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा। इसके बाद है दस्तावेज सत्यापन सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम प्रदर्शित किए जाएंगे उन्हें निर्धारित फीस जमा कर एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित अवधि में अपने दस्तावेज अपलोड करना होगा। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते हैं। अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हें उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के चयन का अंतिम अधिकार आयुक्त लोक शिक्षण का होगा। इसके बाद है तदुपरांत संबंधित अभ्यर्थी को दस्तावेज के सत्यापन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी या सहायक आयुक्त कार्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के समय अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज एवं उनकी स्वप्रमाणित प्रतियों के 3 सेट साथ लाने होंगे। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा करा लिए जाएंगे तथा इसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाइन जनरेट पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी जिसमें एक रेफरेंस नंबर होगा। निर्धारित तिथि तथा समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थी को चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत अंतिम रूप से पाए गए अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की जाएगी। देखिए यहाँ दिया है कि दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत जो अंतिम रूप से पात्र पाए गए जो अभ्यर्थी हैं उनकी चयन सूची जारी की जाएगी। इसके बाद है अगला अंतिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियों के आधार पर पदस्थापना संबंधी विकल्प चॉइस फिलिंग भरनी होगी। पदस्थापना हेतु रिक्त पदों की सूची में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग दोनों की शालाएँ सम्मिलित होगी। अर्थात यहाँ देखिए स्पष्ट कर दिया गया है कि यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया है प्राथमिक शिक्षक के लिए ये जनजाति विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग दोनों के लिए संयुक्त रूप से की जा रही है। देखिए यहाँ स्पष्ट है पदस्थापना हेतु रिक्त पदों की सूची में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग दोनों की शालाएँ सम्मिलित होंगी। संयुक्त काउंसलिंग इसे हम कह सकते हैं। स्कूल के आगे TWD अथवा SED लिखा होगा। अभ्यर्थी दोनों विभागों की शालाओं अथवा किसी एक विभाग की शाला का चयन कर सकता है किंतु मेरिट क्रम में उसे जो विद्यालय आवंटित होगा वह विद्यालय जिस विभाग का होगा उसे उसी विभाग द्वारा नियुक्ति दी जाएगी। किसी भी स्थिति में विभाग परिवर्तन संभव नहीं होगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे न्यूनतम 50 विकल्प चयन करें तथा अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें, अन्यथा मेरिट एवं जिलेवार प्रवर्गवार रिक्तियों के क्रम में उन्हें विकल्प न मिलने पर विभाग द्वारा रिक्त पदों पर उनकी पदस्थापना की जाएगी। सिर्फ चॉइस फिलिंग के आधार पर अभ्यर्थी यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसे
विकल्प अनुसार ही पदस्थापना दी जाए। इसके बाद अगला पॉइंट है, समस्त अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि वे समस्त दस्तावेज यथा जाति, शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, अनुभव, आरक्षण संबंधी अन्य दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाने की तिथि के पूर्व ही अपने स्तर पर तैयार रखेंगे। सभी अभ्यर्थियों को समस्त दस्तावेज अपलोड कराना अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर सभी जो पास अभ्यर्थी हैं उन्हें दस्तावेज अपलोड कराना होगा। यहाँ देखिए दिया गया है महत्वपूर्ण गतिविधियों की तिथियाँ। देखिए अभी यहाँ पर जो तिथियाँ निर्धारित की गई हैं, यहाँ दिनांक अभी प्रदर्शित नहीं की गई हैं। टीआरसी एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर इसकी सूचना हमें प्राप्त हो जाएगी। देखिए यहाँ दिया है, सूचना दिया है, उपरोक्त तिथियाँ अनुमानित हैं तथा किसी भी समय आवश्यक होने पर परिवर्तित की जा सकेंगी। उपरोक्त तिथियों के अनुसार विवरण का प्रकाशन एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर किया जाएगा। अभिलेख सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से स्थान, दिनांक तथा समय की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल या ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। अभ्यर्थी स्वयं का स्टेटस भी trc.mponline.gov.in पर ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। देखिए इसी के साथ दिया है कि प्राथमिक शिक्षक पद हेतु हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है तैयार करना है, इन्हें अपलोड करवाना है। तो देखिए यहाँ दिया है, जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं की अंकसूची, 12वीं की अंकसूची, इसके बाद है स्नातक उपाधि की अंकसूची, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग जो भी लागू हो से संबंधित जाति प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र हो। इसके बाद है मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र, बीएड की अंकसूची सभी सेमेस्टर या वर्षों की, डीएलएड की अंकसूची सभी सेमेस्टर या समस्त वर्षों की। इसके बाद है आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यदि लागू हो, और उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र या नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें प्राथमिक शिक्षक पद के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है, इन्हें अपलोड करवाना है। तो इस प्रकार से आप इन्हें देख सकते हैं, इसके आधार पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रख सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से हम देखेंगे प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए जो दिशा निर्देशिका यहाँ दिया गया है, इसका हमने अध्ययन किया, इसे जाना। साथियों आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही आप टीआरसी पोर्टल के माध्यम से भी इस निर्देशिका को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका गहन अध्ययन कर सकते हैं। साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार की इसके आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।